हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सक्सेस स्टडी 1.0 और मैं हूं आशुतोष कुमार। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पे चर्चा चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी संविधान के भाग 4 की शुरुआत किए थे और सभी अनुच्छेदों को अच्छे तरह से समझे थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन से उदारवादी दर्शन, कौन कौन से समाजवादी दर्शन और गांधीवादी दर्शन शामिल है। तो सबसे पहले हम लोग गांधीवादी दर्शन को देखते हैं, फिर समाजवादी और उदारवादी को देखेंगे। देखिए, जब गांधीवादी दर्शन की बात हो रही है तो महात्मा गांधी की थोड़ी सी बात कर लेना जरूरी है, क्योंकि जब भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी प्रवेश किए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उन्होंने शुरुआत किया, तो क्रांतिकारियों की तरह, उदारवादियों की तरह अंग्रेज की एक नीति को चुनौती नहीं दी, बल्कि अंग्रेज के सभी नीतियों को चुनौती दिया। और महात्मा गांधी ने कहा कि आप पूर्णतः गलत हो। और हथियार क्या बनाया उन्होंने? भारत की सभ्यता को, भारत की परंपरा को। महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, शहरों में नहीं बसती। वह जब अंग्रेजों के कोर्ट को जब उन्होंने चुनौती दिया, कोर्ट यानी न्यायालय को, उन्होंने कहा कि वकील तो पैसे लेकर झगड़ा करवा देते, हमको वकील का जरूरत नहीं है, हमको न्यायालय का जरूरत नहीं है, हम अपनी समस्याओं का समाधान मध्यस्थता के द्वारा ग्राम पंचायत के स्तर पर कर लेंगे। तो इस तरह उन्होंने क्या किया? कोर्ट को चुनौती दे दी। जब उद्योग की बात आई तो उन्होंने कहा कि हमें बड़े उद्योग की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े उद्योग तो मनुष्य के रोजगार छीन लेते हैं, लोगों के रोजगार छीन लेते हैं। हमें कुटीर उद्योग की जरूरत है, जो लोगों के द्वारा चलेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। समझिएगा जरा ध्यान से, यह औद्योगिकरण तो पश्चिमी सभ्यता का देन है, ये तो भारतीय सभ्यता का देन ही नहीं है। भारतीय सभ्यता का तो यह देन है कि हम लोग आपस में मिलकर कोई कार्य करेंगे, कोई रोजगार करेंगे और उस कार्य और रोजगार के माध्यम से हम अपने देश का विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि हम बड़े बड़े कमेटी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बड़ी बड़ी समिति की जरूरत नहीं है, हम छोटी छोटी सहकारी समितियों के माध्यम से उद्योग की स्थापना करेंगे और लोगों को रोजगार देंगे। अंग्रेज के प्रत्येक नीति को महात्मा गांधी ने चुनौती दी, औद्योगिकरण को चुनौती दिया, कुटीर उद्योग को सहारा बनाकर, न्यायालय को चुनौती दिया, यानी अंग्रेज के न्यायालय, जो अंग्रेजों के द्वारा न्यायालय स्थापित किया गया था, उसको चुनौती दिया, ग्राम पंचायत को सहारा बना करके, बड़ी बड़ी कमेटी को चुनौती दिया, सहकारी समिति को प्रोत्साहन दे करके। जो कहते थे कि अंग्रेज कि आप पश्चिमी सभ्यता को कुछ नहीं जानते हो, उन्होंने कहा कि पश्चिमी सभ्यता क्या देगी भाई भारत को? भारत के एनवायरमेंट में तो शराब पीना ही गुनाह है, नशाखोरी गुनाह है। जो यह शराब है, जो यह नशा है, यह किसके लिए है? जो शराब बनाया गया है किसके लिए बनाया गया है? जिस क्षेत्र में बॉडी में टेम्परेचर कम है, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कम है। अब कोई रसिया में चला जाए, कोई जर्मनी में चला जाए तो वहां का हर व्यक्ति शराब पीता है, फ्रांस में चला जाए तो वहां का हर व्यक्ति लगभग शराब पीता है, क्योंकि वहां ठंडे अधिक पड़ती है, वहां शीतकालीन सब क्षेत्र है। लेकिन भारत में अगर कोई शराब पिए इतनी गर्मी में, तो ये कहां से मतलब न्याय उचित है? हर जगह का कल्चर अपना अलग अलग होता है। जैसे आप राजस्थान का कल्चर उठा के देख लीजिए और फिर सऊदी अरब का कल्चर, अरब कल्चर उठा के देख लीजिए, एक जैसी समानता मिलेगी। अरब में आपको अगर बुर्का दिखेगा तो राजस्थान में घूंघट दिखेगा। तो उन्होंने कहा कि पश्चिमी सभ्यता भारत में लागू नहीं हो सकती है,
और अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने शासन करके केवल एक औद्योगिक इकोनॉमिक लूटपाट थोड़ी किया, उन्होंने पूरे सभ्यता को बर्बाद किया। कहा कि यूर आप बिल्कुल गलत हो, आप गधे हो, आप ये हो, दिस दैट, आपको कुछ नहीं आता है, अगर आप पश्चिमी सभ्यता के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कुछ नहीं है, आप मॉडर्न बनिए और मॉडर्निटी के नाम पर भारत की सभ्यता पे वार कर दिया। महात्मा गांधी ने क्या किया कि एक यानी अंग्रेजों के नीतियों को ही उन्हीं के नीतियों से चुनौती दी। भारत की सभ्यता को उन्होंने हथियार बनाया और अंग्रेजों को पूरे तरह से उखाड़ फेंका। अब जिसे देखिए कि ग्राम पंचायतों का संगठन बना करके चुनौती देना, यह अनुच्छेद 40 में शामिल किया गया। कुटीर उद्योग के माध्यम से बड़े बड़े उद्योग को चुनौती दिया उन्होंने, इसे अनुच्छेद 43 में शामिल किया गया। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन की बात की है 43 में, सहकारी समिति के माध्यम से उन्होंने बड़े बड़े कमेटी को चुनौती दिया। नशाखोरी को मद्य निषेध, कहा कि भारत में नशाखोरी नहीं हो सकती है, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का एनवायरमेंट इस चीज की अनुमति नहीं देती है। तो इन सभी चीजों के माध्यम से उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को उखाड़ने में मदद किया और ये महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था। यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछा कि महात्मा गांधी, ऐसे नहीं सॉरी, ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि पश्चिमी सभ्यता पे, पश्चिमी साम्राज्यवाद पे महात्मा गांधी का हथियार यानी महात्मा गांधी का कौन सा हथियार था? अहिंसा। एक सबसे बड़ा चुनौती उत्पन्न की। तो महात्मा गांधी पूरी तरह से अंग्रेजों को उखाड़ फेंके। तो यही है उनका दर्शन जो भारतीय संविधान में शामिल है। फिर से एक बार देख लीजिए, अनुच्छेद 40 में जो ग्राम पंचायतों की मजबूती की बात की गई, अनुच्छेद 43 में जो कुटीर उद्योगों को सहकारी प्रोत्साहन की बात की गई है, फिर उसके बाद सहकारी समितियों की प्रोत्साहन की बात की गई है। अनुच्छेद 46 में एससी एसटी एवं अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, मद्य निषेध, कृषि और पशुपालन जो संगठन है उनको वैज्ञानिक तरीके से डेवलपमेंट की बात की गई है अनुच्छेद 48 में। इस चीज को समझ लीजिए जरा। महात्मा गांधी कहा करते थे कि अगर मान लो कि समाज का 3 स्टेज है, ये है सबसे अपर क्लास का स्टेज, ये है मध्यम क्लास का स्टेज और ये है निम्न वर्ग का। तो अगर विकास करना है, अगर किसी को सहायता उपलब्ध करवाना है तो सबसे पहले यहां से शुरुआत करो। अगर निम्न वर्ग मजबूत होगा तो मध्यम वर्ग होगा ही, और जब मध्यम वर्ग होगा तो उच्च वर्ग भी होगा। तो अगर सबसे पहले किसी को मजबूत करना है तो वह निम्न वर्ग को करो। और यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण भी रहा, क्योंकि निम्न वर्ग, मध्य वर्ग महात्मा गांधी के बातों को अच्छी तरह से सुनता था और उनके साथ खड़ा हुआ। और महात्मा गांधी की सफलता में ये 2 वर्गों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अपर क्लास का भी रहा है, लेकिन सबसे अगर सर्वाधिक योगदान रहा है तो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग का। और किसी भी आंदोलन में यह 2 वर्गों का ही सबसे बड़ा योगदान होता भी है। तो चलिए, महात्मा गांधी के दर्शन को हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान में शामिल उदारवादी दर्शन कौन कौन से। देखिए, उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी, यानी जो वर्कर हैं, यह वर्कर क्या करेंगे, उद्योग की जो प्रबंधन होगी उसमें इनका भागीदारी होगा, इनसे राय लिया जाएगा, इनसे पूछा जाएगा। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे एक विशेष चर्चा हम कल अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, जो आप लोग देखिएगा। वो विविध आयामों से भरपूर होगा और उसे हर किसी को देखना चाहिए कि भारत के पंथ निरपेक्षता या भारत के जो अनुच्छेद 14 में उल्लिखित है विधि का शासन, इन सभी के लिए कैसे यह सहायता हो सकता है, इस चीजों पे स्पेशल चर्चा होगा उसका। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण, वन्य संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, अनुच्छेद 48A। देखिए, जो अनुच्छेद 48A है
यह समाजवादी दर्शन भी है और उदारवादी दर्शन भी है। तो इस चीजों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और फिर देखिए अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के स्थान, स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण यह क्या है, राज्य का कर्तव्य है। और यह कौन सा दर्शन है, तो यह उदारवादी दर्शन है। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, ये कौन सा दर्शन है, यह उदारवादी दर्शन है। अब देखिए आते हैं समाजवादी सिद्धांत पे। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यह समाजवादी दर्शन है। राज्य के लिए कुछ अनुसरणीय तत्व, यह समाजवादी दर्शन है। एक आवश्यक सूचना है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे हम इस सभी चीजों को अच्छे से डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, अच्छे से समझा नहीं रहे हैं। आप लोग पिछले जो लेक्चर अपलोड हैं यूट्यूब पे डीपीएसपी के, अगर कोई आज नया देख रहा होगा तो पिछला वीडियो जाकर जरूर देखें, क्योंकि इन सभी अनुच्छेदों को वहां विस्तार से समझाया गया है। अनुच्छेद 39A जो है, पुरुष एवं स्त्री को आजीविका का समान अवसर, यह समाजवादी दर्शन है। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, ये भी एक समाजवादी दर्शन है। अनुच्छेद 42, कार्य की न्याय संगत दशा, प्रसूति सहायता, ये भी एक समाजवादी दर्शन है। अब देखिए अनुच्छेद 43, कार्यकारों को निर्वाह योग्य मजदूरी आदि, ये जो है ये समाजवादी दर्शन है। अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी, ये कौन सा दर्शन है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ये कौन सा दर्शन है, समाजवादी दर्शन है। और फिर कौन सा दर्शन है, उदारवादी दर्शन है। एक समाजवादी दर्शन है और उदारवादी दर्शन है। अनुच्छेद 45, 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण व शिक्षा, इसे आपको पता होगा कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और इसमें जो 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा थी उसे मूल अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 21 के तहत। ये भी मूल अधिकार वाले चैप्टर में अपलोड है, इसको विस्तार से अगर देखना है तो पीछे के लेक्चर में जाएं फंडामेंटल राइट के और वहां से देखें। अनुच्छेद 46, ST, SC, ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एवं अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, ये कौन सा दर्शन है, आपको पता होना चाहिए, समाजवादी दर्शन है और गांधीवादी दर्शन है, यह दोनों है। कृषि एवं पशुपालन संगठनों का वैज्ञानिक तरीके से विकास, अनुच्छेद 47, ये कौन सा दर्शन है, समाजवादी दर्शन है प्लस गांधीवादी दर्शन है। यह तीनों को याद रखिएगा, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 46, यह समाजवादी प्लस गांधीवादी दोनों हैं। और अनुच्छेद 43 से समाजवादी प्लस उदारवादी दोनों है। तो आज की चर्चा इतना ही थी। आज हम लोग समझे कि कौन कौन से दर्शन समाजवादी दर्शन है, कौन कौन से दर्शन उदारवादी दर्शन है और कौन कौन से अनुच्छेद गांधीवादी दर्शन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा, यानी अनुच्छेद 44 में जो उल्लेखित है समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता, उस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। समान सिविल संहिता पे विस्तार से चर्चा करेंगे, देखेंगे इसमें इसका कौन कौन से न्यायालय का निर्णय आया है समान सिविल संहिता के पक्ष में, समान सिविल संहिता का महत्व क्या है, समान सिविल संहिता होता क्या है, और समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में बाधाएं कौन कौन सी है और फिर इसको कैसे लागू किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 44 का जो चर्चा होगा काफी लंबी चर्चा होगी, यह हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच, जय